दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए उस इंसान के बारे में जो आपके मोहल्ले में रहता है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और आप सोचते हैं, यार इस आदमी ने किया क्या है जो मैंने नहीं किया। आप मेहनत करते हैं, वो भी करता है। आप बचत करते हैं, वो भी करता है। आप सपने देखते हैं, वो भी देखता है। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क एक चीज में है, एक ऐसी चीज जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, जो माँ बाप नहीं बताते, जो दोस्त नहीं जानते, और वो चीज है कर्ज। हाँ, आपने सही सुना। वो अमीर इंसान जिसे देखकर आप जलते हैं, वो आज जहां है वहां पहुंचने के लिए उसने कर्ज लिया था, लेकिन एक खास तरह का कर्ज, एक ऐसा कर्ज जो उसे डुबोता नहीं बल्कि तैरना सिखाता है। और आज इस वीडियो में आपको वो सीक्रेट देने वाला है जो दुनिया के अमीर लोग जानते हैं लेकिन कभी खुलकर नहीं बताते। आज हम बात करेंगे उन 6 तरीकों की जिनसे अमीर लोग कर्ज का इस्तेमाल करके और अमीर बनते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो सच्चाई है जो वॉरेन बफेट जानते हैं, रॉबर्ट कियोस्की ने लिखी है, एलोन मस्क, जेफ बेजोस और दुनिया के हर बड़े इन्वेस्टर ने इसे अप्लाई किया है। और आज अगले 45 मिनटों में आप भी इसे समझेंगे। तो दोस्तों, कंफर्टेबल हो जाइए, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। शुरू करते हैं। परिचय, वो झूठ जो हमें बर्बाद कर रहा है। बचपन से हमें एक बात सिखाई गई है, कर्ज मत लो, उधार बुरी बला है, जो है उसी में गुजारा करो। और इस सोच को हम इतनी गहराई से मान लेते हैं कि ये हमारी डीएनए में बस जाती है। जब भी कोई बैंक से लोन लेने की सोचता है तो उसके घर में हलचल मच जाती है। माँ कहती है, नहीं बेटा, डेट बहुत बुरी चीज है। पिताजी कहते हैं, कर्जदार मत बनो। पड़ोसी कहते हैं, देखो फलाने ने लोन लिया था, आज कहाँ है। और हम डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जिन लोगों ने आपको यह सलाह दी वो खुद कहाँ है आज? क्या वो फाइनेंशियली फ्री है? क्या उनके पास पैसिव इनकम है? क्या वो जिंदगी में वो सब कर पाए जो वो चाहते थे? शायद नहीं। और दूसरी तरफ देखिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग जिनकी नेटवर्थ अरबों खरबों में है, वो सब डेट का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े कंपनीज, रियल एस्टेट मोगल्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स, सब के सब लेवरेज लेते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कर्ज ले या नहीं, असली सवाल यह है कि कौन सा कर्ज ले और क्यों। यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जो आपको गरीब से अमीर बना सकती है। अध्याय 1, गुड डेट वर्सेस बैड डेट, वो फर्क जो सब कुछ बदल देता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, राहुल और विकास। दोनों एक ही शहर में पले बढ़े, एक ही सैलरी पर काम करते थे। दोनों ने एक ही साल में 5 लाख रुपए का लोन लिया। राहुल ने वो पैसे एक नई एसयूवी खरीदने में लगाए, स्टेटस के लिए, दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए। ईएमआई 15,000 रुपए महीने। विकास ने वो पैसे एक छोटी सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए, एक किराए का घर। उससे महीने का 20,000 रुपए किराया आने लगा। ईएमआई थी 12,000 रुपए। 5 साल बाद राहुल की गाड़ी की वैल्यू आधी हो गई थी। ईएमआई चलती रही, खर्चे बढ़ते रहे। वो फाइनेंशियली वही था जहां पहले था। विकास की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई थी, किराया बढ़कर 25,000 रुपए हो गया था। ईएमआई खत्म होने के बाद वो घर पूरी तरह उसका था और उस घर ने उसे एक और लोन लेने की कैपेसिटी दे दी थी। दोनों ने कर्ज लिया, लेकिन एक डूब गया और एक तैर गया। यही है गुड डेट और बैड डेट का फर्क। बैड डेट वो होता है जो आपकी जेब से पैसे निकालता है, गुड डेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसे डालता है। बैड डेट आपको कंज्यूमर बनाता है, गुड डेट आपको इन्वेस्टर बनाता है। बैड डेट डिप्रीसिएट होता है, यानी जिस चीज के लिए आपने लिया उसकी वैल्यू घटती है। गुड डेट अप्रीसिएट होता है, यानी जिस चीज के लिए आपने लिया उसकी वैल्यू बढ़ती है। क्रेडिट कार्ड का बिल, नई गाड़ी का लोन, डिजाइनर क्लोथ्स के लिए उधार, रेस्टोरेंट में दिखावे के लिए खर्च, ये सब बैड डेट है। बिजनेस लोन जो प्रॉफिट जनरेट करे, रेंटल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज, एसेट्स खरीदने के लिए लेवरेज, ये गुड डेट है। रॉबर्ट कियोस्की ने अपनी लेजेंडरी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा था, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। और डेट उस प्रोसेस का सबसे शक्तिशाली टूल है।
लेकिन यह सुनकर एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, भाई ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकली कैसे होता है? तो चलिए अब सीधे उन 6 तरीकों पर आते हैं। पहला तरीका इतना पावरफुल है कि जब आप इसे समझेंगे तो शायद आप हैरान हो जाएंगे कि ये आपको पहले क्यों नहीं पता था। वे नंबर 1, कैश फ्लोइंग एसेट्स खरीदना, पैसे से पैसा बनाने की कला। कल्पना कीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, आप उन्हें बैंक में एफडी में रख देते हैं। 60,000 रुपए साल का इंटरेस्ट मिलता है, यानी 5,000 रुपए महीने। अब सोचिए दूसरा सिनारियो, आपके पास 10 लाख रुपए है, आप 5 लाख रुपए खुद लगाते हैं और 15 लाख रुपए बैंक से लोन लेते हैं। टोटल 20 लाख रुपए की एक छोटी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसे किराए पर देते हैं। 18,000 रुपए महीने का किराया आता है। बैंक की ईएमआई है 14,000 रुपए। नेट प्रॉफिट 4,000 रुपए महीने प्लस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है। 10 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख रुपए हो जाती है। आपने सिर्फ 5 लाख रुपए लगाए थे। ये मैजिक है? नहीं, ये है कैश फ्लोइंग एसेट्स की शक्ति, और डेट उसे पॉसिबल बनाता है। कैश फ्लोइंग एसेट वो एसेट होता है जो रेगुलरली आपके पास पैसे भेजता है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, एक बिजनेस जो बिना आपके चले, रॉयल्टीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स। अमीर लोग सबसे पहले यही करते हैं, वो डेट का इस्तेमाल करके ऐसी एसेट्स खरीदते हैं जो खुद ही उस डेट को चुकाने लगती है। इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अमेरिका में एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, उसके पास 50 लाख रुपए है। वो 2 काम कर सकता है। पहला, 50 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी कैश में खरीद ले। दूसरा, 50 लाख रुपए को 5 प्रॉपर्टीज में 20 से 20% डाउन पेमेंट के रूप में लगाए और बाकी 80% मॉर्गेज ले। इस तरह वो 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज का मालिक बन जाता है। अब पहले केस में उसके पास एक घर है जो 30,000 रुपए किराया देता है। दूसरे केस में उसके पास 5 घर हैं जो मिलकर 1.5 लाख रुपए किराया देते हैं। मॉर्गेज, ईएमआई मिलाकर शायद 80,000 रुपए, नेट प्रॉफिट 70,000 रुपए महीने। और प्रॉपर्टीज की वैल्यू वो तो अलग से बढ़ती है। यही रीजन है कि अमेरिका में बड़े बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हमेशा प्रॉपर्टीज मॉर्गेज पर खरीदते हैं, क्योंकि वो कैश को मल्टीप्लाई करना जानते हैं। भारत में भी यही होता है। हर शहर में कुछ लोग हैं जिनके पास 10 से 20 फ्लैट्स हैं। आप सोचते हैं इनके पास इतना पैसा कहां से आया? ज्यादातर ने पहला फ्लैट खुद से खरीदा, उससे किराया आया, उसे मॉर्गेज करके दूसरा लिया, फिर तीसरा, और ये चेन चलती रही। डेट उनके लिए एक वेपन था, एक टूल था, एक लैडर था। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट लेसन है जो हर अमीर इन्वेस्टर जानता है। कैश फ्लोइंग एसेट में लगाया गया डेट तभी काम करता है जब एसेट का इनकम डेट के पेमेंट से ज्यादा हो। इसे कहते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी लेते हैं जहां किराया ईएमआई से कम है, तो आप कैश फ्लोइंग एसेट नहीं बल्कि एक बर्डन खरीद रहे हैं। इस चैप्टर का वेल्थ लेसन ये है, डेट का इस्तेमाल उस एसेट को खरीदने में करो जो डेट खुद चुकाए और उसके बाद भी प्रॉफिट दे। वे नंबर 2, लेवरेज, वो जादू जिससे छोटी ताकत बड़ा काम करती है। आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे एक लंबा लीवर दो और मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा। दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में डेट वो लीवर है। लेवरेज का कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि जब आप इसे पूरी तरह समझ लेंगे तो आपका पूरा फाइनेंशियल नजरिया बदल जाएगा। लेवरेज का मतलब है दूसरे के पैसे से ज्यादा कंट्रोल पाना। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप उन्हें स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। अगर स्टॉक 20% बढ़ता है तो आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, आपका रिटर्न 20%। अब दूसरा सिनारियो, आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 4 लाख रुपए और ब्रोकर से मार्जिन लेते हैं, टोटल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। वही स्टॉक 20% बढ़ता है, आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, आपका रिटर्न अपने इन्वेस्टेड पैसे पर 100%। यही है लेवरेज। रियल एस्टेट में तो ये और भी शानदार तरीके से काम करता है। सोचिए, आप 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट, 16 लाख रुपए बैंक लोन। प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 साल में बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाती है। आपने अपने 4 लाख रुपए पर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, यानी 250% रिटर्न। अगर आपने वही प्रॉपर्टी कैश में खरीदी होती तो 20 लाख रुपए पर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, यानी 50% रिटर्न। लेवरेज ने आपका रिटर्न 50% से बढ़ाकर
250% कर दिया। वॉरेन बफेट की होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हथावे रेगुलरली इंश्योरेंस कंपनीज से फ्लोट का इस्तेमाल करती है। फ्लोट वो प्रीमियम्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्ट करती है, लेकिन अभी तक पे नहीं करने पड़े। ये एसेंशियली दूसरों का पैसा है जिसे बफेट इन्वेस्ट करते हैं। यही उनका लेवरेज है। एलोन मस्क ने टेस्ला खरीदने के लिए, स्पेसएक्स शुरू करने के लिए, ट्विटर एक्वायर करने के लिए सब जगह लेवरेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने टेस्ला शेयर्स को कोलैटरल के रूप में रखकर अरबों डॉलर्स के लोन्स लिए। जेफ बेजोस ने अमेज़न को ग्रो करने के लिए बार बार डेट लिया, क्योंकि वो जानते थे कि डेट से उठाया गया पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो वो कई गुना होकर वापस आता है। लेकिन लेवरेज एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर इन्वेस्टमेंट ऊपर जाता है तो आपका रिटर्न कई गुना होता है, लेकिन अगर नीचे जाता है तो नुकसान भी कई गुना होता है। इसीलिए अमीर लोग लेवरेज को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। वो उन एसेट्स में लेवरेज लगाते हैं जो हिस्टोरिकली स्टेबल है, जिनकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ती है, जहां डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड अनलिमिटेड। और यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ भी छुपी है। जब आपका अपना पैसा लगा होता है तो आप कंजर्वेटिव हो जाते हैं, डर लगता है। लेकिन जब डेट का पैसा लगा होता है तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आप ज्यादा रिसर्च करते हैं, आप ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि लॉस आप अफोर्ड नहीं कर सकते। यही रीजन है कि बहुत से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर उन्हें बेटर डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। इस चैप्टर का वेल्थ लेसन, लेवरेज वो मल्टीप्लायर है जो सही हैंड्स में एम्पायर बनाता है और गलत हैंड्स में बर्बादी। वे नंबर 3, बिजनेसेस खरीदना। डेट से पूरा एम्पायर बनाने का तरीका, ये वाला तरीका थोड़ा एडवांस्ड है और शायद सबसे एक्साइटिंग भी। अमीर लोग सिर्फ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज नहीं खरीदते, वो पूरे बिजनेसेस खरीदते हैं, और वो ये भी डेट से करते हैं। इसे कहते हैं लेवरेज्ड बायआउट, LBO। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इसे एक स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए आपके शहर में एक प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट है, साल का 50 लाख रुपए प्रॉफिट। ओनर रिटायर होना चाहता है, वो उसे 2 करोड़ रुपए में बेच रहा है। आपके पास सिर्फ 40 लाख रुपए हैं। क्या आप ये रेस्टोरेंट नहीं खरीद सकते? अमीर लोग कहेंगे, खरीद सकते हो। 40 लाख रुपए अपने लगाओ, 1.6 करोड़ रुपए बैंक से बिजनेस लोन लो, रेस्टोरेंट खरीद लो। अब रेस्टोरेंट साल का 50 लाख रुपए प्रॉफिट दे रहा है। बैंक की EMI साल में शायद 20 लाख रुपए। नेट आपके पास 30 लाख रुपए और आपने इन्वेस्ट किया था सिर्फ 40 लाख रुपए। 5 से 6 साल में आपने लोन चुका दिया। अब 50 लाख रुपए सालाना प्रॉफिट सीधे आपकी जेब में, और रेस्टोरेंट की वैल्यू वो अलग से बढ़ गई। ये एग्जैक्टली वही मॉडल है जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स दुनिया भर में करती है। KKR, ब्लैकस्टोन, अपोलो, ये सब जाइंट इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो कंपनीज को डेट से खरीदती है। वो थोड़ा इक्विटी लगाते हैं, बाकी डेट से उठाते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं, फिर उसे ज्यादा कीमत में बेच देते हैं। इतिहास का सबसे फेमस LBO था 1989 में RJR नबिस्को का। KKR ने इस कंपनी को $31 बिलियन में खरीदा, जिसमें से ज्यादातर डेट था। इस डील पर एक पूरी किताब लिखी गई, बारबेरियंस एट दी गेट। भारत में भी ये होता है। बड़े बिजनेस ग्रुप्स नए बिजनेसेस एक्वायर करते समय डेट फाइनेंसिंग का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सिर्फ बड़े लोगों की बात नहीं है, आप भी छोटे स्केल पर यही कर सकते हैं। अपने शहर में कोई स्मॉल बिजनेस जो प्रॉफिटेबल हो, कोई दुकान, कोई फ्रैंचाइज, अगर वो आपसे कम पैसे में मिल रही है और उसकी इनकम लोन रीपेमेंट से ज्यादा है, तो डेट लेकर उसे खरीदना स्मार्ट मूव है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस की कैश फ्लो से डेट चुकाना। जब आप किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस को डेट से खरीदते हैं तो वो बिजनेस खुद अपना डेट चुकाती है। आपका पर्सनल पैसा नहीं जाता, बिजनेस की कमाई जाती है। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे आप एक मशीन खरीदते हैं जो खुद अपनी कॉस्ट निकाल लेती है। इसीलिए कहा जाता है अमीर लोग एसेट्स बाय करते हैं जो इनकम जनरेट करें, और डेट वो टूल है जिससे वो उन एसेट्स को अफोर्डेबल बनाते हैं। इस चैप्टर का वेल्थ लेसन, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को डेट से खरीदना मतलब बिजनेस की कमाई से डेट चुको और बिजनेस तुम्हारा। वे नंबर 4, टैक्स एडवांटेजेस, वो खेल जो सरकार भी अलाउ करती है। ये चैप्टर थोड़ा अलग है। यहाँ अमीर लोग डेट का इस्तेमाल एक और तरह से करते हैं, टैक्सेस बचाने के लिए, और ये कंप्लीटली लीगल है। दोस्तों, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन सच ये है कि टैक्स प्लानिंग वेल्थ बिल्डिंग का सबसे अंडररेटेड टूल है। एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप 20 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। टैक्स आपको शायद 4-5 लाख देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया हुआ है तो उसके इंटरेस्ट का एक हिस्सा आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। होम लोन इंटरेस्ट पर इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 24 के अंडर 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। यानी डेट लेने से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई। लेकिन ये तो बेसिक है। एडवांस्ड लेवल पर अमीर लोग इसे बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं। बिजनेस लोन लेने पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बिजनेस के खर्च में काउंट होते हैं। इससे बिजनेस की टैक्सेबल इनकम कम होती है। यानी जितना ज्यादा डेट उतना ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंस, उतना कम टैक्स। ये साउंड्स काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि डेट लो और टैक्स बचाओ, लेकिन यही रियलिटी है। अमेरिका में मॉर्गेज इंटरेस्ट डिडक्शन एक ह्यूज टैक्स बेनिफिट है। इसीलिए बहुत से वेल्दी अमेरिकन फुली पेड ऑफ हाउसेस को मॉर्गेज कर देते हैं। वो इक्विटी निकालते हैं, इंटरेस्ट डिडक्ट करते हैं और निकाले हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट में डेप्रिसिएशन एक और पावरफुल टूल है। आपकी प्रॉपर्टी अगर रेंट पर है तो उसकी डेप्रिसिएशन आप अपनी इनकम से माइनस कर सकते हैं। इससे पेपर लॉस क्रिएट होता है जो रियल टैक्स सेविंग्स देता है। भारत में भी अगर आप एक प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो उस रेंटल इनकम से होम लोन इंटरेस्ट, म्युनिसिपल टैक्सेस और मेंटेनेंस कॉस्ट्स माइनस करके टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है। एक प्रैक्टिकल स्टोरी सुनिए। मेरे एक जानने वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 25 लाख रुपए पैकेज। टैक्स बहुत देते थे। उन्होंने एक फ्लैट लोन पर लिया, उसे रेंट पर दे दिया। किराया 18,000 रुपए आता है, लोन की EMI 15,000 रुपए, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव। लेकिन टैक्स बेनिफिट वो अलग। इंटरेस्ट डिडक्शन, प्रिंसिपल डिडक्शन 80C में कुल मिलाकर उनकी टैक्सेबल इनकम 3-4 लाख कम हो गई। यानी 70,000,080,000 सालाना टैक्स सेविंग्स। डेट लिया, प्रॉपर्टी खरीदी, किराया मिला, टैक्स बचा, 4 बेनिफिट्स एक साथ। यह है अमीर लोगों का खेल। वो हर फाइनेंशियल डिसीजन में टैक्स एंगल भी देखते हैं। वो जानते हैं कि गवर्नमेंट खुद सर्टेन एक्टिविटीज को एनकरेज करने के लिए टैक्स बेनिफिट्स देती है। रियल एस्टेट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब में डेट के साथ टैक्स बेनिफिट्स अटैच्ड है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है। गरीब लोग टैक्स को बर्डन मानते हैं, अमीर लोग टैक्स को एक गेम मानते हैं जिसे रूल्स के अंदर रहकर जीता जाता है। और डेट उस गेम का एक पावरफुल मूव है। इस चैप्टर का वेल्थ लेसन, डेट सिर्फ एसेट नहीं खरीदता, वो टैक्सेस भी बचाता है। ये डबल बेनिफिट है जो अमीरों को और अमीर बनाता है। वे नंबर 5, एसेट्स के बदले बोरोइंग, पैसे से पैसा निकालने का तरीका। ये तरीका शायद सबसे माइंड ब्लोइंग है और शायद सबसे कम समझा जाने वाला भी। ध्यान से सुनिए। अमीर लोग अपनी एसेट्स को बेचते नहीं, वो उन्हें कोलैटरल रखकर उनके बदले लोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एसेट बेचते हैं तो पहला, कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। दूसरा, वो एसेट हाथ से चली जाती है। तीसरा, उस एसेट की फ्यूचर ग्रोथ से आप मिस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एसेट को कोलैटरल रखकर लोन लेते हैं तो पहला, कोई टैक्स नहीं। दूसरा, एसेट आपके पास रहती है। तीसरा, एसेट की वैल्यू बढ़ती रहती है। चौथा, आपके हाथ में कैश भी आ गया। इसे समझने के लिए एक रियल लाइफ सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो 1 करोड़ रुपए की है। आपने इसे 15 साल पहले 20 लाख रुपए में खरीदा था। ऑप्शन 1, आप इसे बेच दे, 80 लाख रुपए का प्रॉफिट, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगभग 20% यानी 16 लाख रुपए टैक्स, हाथ में रहा 64 लाख रुपए और प्रॉपर्टी गई। ऑप्शन 2, आप प्रॉपर्टी को कोलैटरल रखकर 60 लाख रुपए का लोन ले, टैक्स 0, प्रॉपर्टी अभी भी आपकी, कैश 60 लाख रुपए और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। और वो 60 लाख रुपए आप किसी और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं जो उस लोन का इंटरेस्ट भर दे और ऊपर से प्रॉफिट भी दे। यही मॉडल यूज करते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग। एलोन मस्क ने टेस्ला के शेयर्स को कोलैटरल रखकर बार बार पर्सनल लोन्स लिए। उन्होंने शेयर्स नहीं बेचे क्योंकि बेचने पर टैक्स लगता और फ्यूचर अप्रिशिएशन मिस हो जाती। मार्क जुकरबर्ग और लैरी एलिसन ने भी यही किया है।
उनके पास अरबों की कंपनी है, लेकिन कैश की जरूरत होने पर वो शेयर्स के बदले बैंक से लोन लेते हैं। भारत में भी ये होता है। प्रॉपर्टी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लैप के नाम से, शेयर्स के बदले लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, लास, गोल्ड के बदले गोल्ड लोन। ये सब उसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एसेट रहे, कैश आए, टैक्स न लगे। और यहां एक और डायमेंशन है। अमीर लोग अपनी पोर्टफोलियो की एसेट्स को रिसाइकल करते हैं। एक एसेट खरीदी, उसकी वैल्यू बढ़ी, उसे कोलैटरल रखकर लोन लिया। उस लोन से दूसरी एसेट खरीदी, उसकी वैल्यू बढ़ी, उसे कोलैटरल रखकर तीसरी एसेट खरीदी। ये चेन है, ये पिरामिड है, ये एम्पायर बिल्डिंग है। और पूरे प्रोसेस में कहीं भी टैक्स नहीं लगा, क्योंकि लोन टैक्सेबल इनकम नहीं होती। ये देश की टैक्स सिस्टम की एक रियलिटी है जिसे अमीर लोग समझते हैं और कॉमन पीपल नहीं। इस चैप्टर का वेल्थ लेसन, अपनी एसेट्स बेचो मत, उन्हें मॉर्गेज करो। इस तरह एसेट भी रही, कैश भी आया और टैक्स भी नहीं लगा। पार्ट 1 में हमने जाना कि गुड डेट और बैड डेट में क्या फर्क है। हमने देखा कि कैसे अमीर लोग कैश फ्लोइंग एसेट्स खरीदते हैं, लेवरेज का जादू इस्तेमाल करते हैं, बिजनेसेस एक्वायर करते हैं, टैक्स बेनिफिट्स उठाते हैं और अपनी एसेट्स के बदले बोरोइंग करते हैं। लेकिन अभी सबसे एक्साइटिंग हिस्सा बाकी है, छठा तरीका, जो शायद सबसे रेयर और सबसे पावरफुल है। और उसके बाद वो डार्क साइड जिसे जाने बिना ये नॉलेज अधूरी है। चलिए शुरू करते हैं। वे नंबर 6, अपॉर्चुनिटी के वक्त डेट का इस्तेमाल। जब दुनिया डरती है, अमीर खरीदते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उन लोगों ने बनाई है जिन्होंने क्राइसिस के वक्त करेज दिखाया। जब बाकी सब भाग रहे थे, वो खड़े रहे। जब बाकी सब बेच रहे थे, वो खरीद रहे थे। जब बाकी सब डर में थे, वो अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। और इस करेज को फ्यूल किया डेट ने। 2008 की बात है, अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। बैंक्स डूब रहे थे। लेमन ब्रदर्स जैसी जायंट कंपनी बैंक्रप्सी में चली गई। रियल एस्टेट प्राइसेस 40 से 50% गिर गई। लोग अपने घर बेच रहे थे, स्टॉक्स क्रैश हो रहे थे, हर तरफ तबाही का माहौल था। उस वक्त ज्यादातर लोगों ने क्या किया? पैसे निकाले, इन्वेस्टमेंट्स बेचे, घरों में छुप गए। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया? उन्होंने डेट लेकर खरीदारी की। वॉरेन बफेट ने उस क्राइसिस में गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन इन्वेस्ट किए। उन्होंने कहा था, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने 2008 से 2009 में रियल एस्टेट खरीदी, आज उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू 3 से 5 गुना हो चुकी है। वो लोग जिन्होंने 2020 में कोविड क्रैश के दौरान स्टॉक्स खरीदे, उन्होंने 18 महीनों में 100 से 200% रिटर्न्स देखे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। क्राइसिस डिस्काउंट, जब मार्केट क्रैश होती है तो एसेट्स डिस्काउंट पर मिलती है। वो बिजनेस जो कल 5 करोड़ रुपए में बिक रहा था, आज 2 करोड़ रुपए में मिल रहा है। वो प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ रुपए की थी, आज 60 लाख रुपए में मिल रही है। और अमीर लोग इस डिस्काउंट का फायदा उठाते हैं डेट लेकर। क्यों डेट? क्योंकि अपॉर्चुनिटी विंडो बहुत छोटी होती है। क्राइसिस कुछ महीनों से ज्यादा नहीं चलती। अगर आपको अपना पैसा जमा करने में टाइम लगा तो अपॉर्चुनिटी चली गई। लेकिन अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन है, अगर आपके पास कोलैटरल है जिस पर आप तुरंत लोन ले सकते हैं, तो आप उस विंडो में जंप कर सकते हैं। एक और रील स्टोरी सुनिए। भारत में 2016 में डेमोनेटाइजेशन हुई। रियल एस्टेट मार्केट अचानक ठंडी पड़ गई। बायर्स नहीं थे, डेवलपर्स पैसों के लिए तरस रहे थे। प्रॉपर्टीज 20 से 30% नीचे आ गई। उस वक्त जिन इन्वेस्टर्स के पास कैश था या जो लोन ले सकते थे, उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी। 5 से 7 साल में वो प्रॉपर्टीज 2x हो गई। कोविड के दौरान भी यही हुआ। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्मॉल बिजनेसेस कैश क्रंच में थे। जिन लोगों के पास लिक्विडिटी थी या जो लोन ले सकते थे, उन्होंने डिस्ट्रेस्ड एसेट्स खरीदे। आज वो बिजनेसेस फिर से प्रॉफिटेबल है। ये है छठा तरीका, क्राइसिस में डेट लेकर डिस्काउंटेड एसेट्स खरीदना। लेकिन इसके लिए 2 चीजें जरूरी है। पहली, आपकी क्रेडिट वर्दिनेस, यानी आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री, आपकी कोलैटरल, ये सब पहले से तैयार होनी चाहिए। क्राइसिस के वक्त बैंक तुरंत लोन देगा नहीं जब तक आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रांग ना हो। दूसरी, इमोशनल कंट्रोल। ये सबसे डिफिकल्ट है। जब सब डरे हुए हो तब काम रहना और रैशनल डिसीजन लेना, ये स्किल हर किसी के पास नहीं होती।
इसीलिए वॉरेन बफेट ने कहा था, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। पेशेंस और प्रेपरेशन, यही दो क्वालिटीज हैं जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है, और डेट उस प्रेपरेशन का एक हिस्सा है। अमीर लोग नॉर्मली एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन रखते हैं। वो जानते हैं कि अगर अचानक अपॉर्चुनिटी आई तो उन्हें लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में टाइम नहीं गंवाना है। उनका काम है सिग्नल देखते ही ट्रिगर खींचना। यह है फाइनेंशियल रेडीनेस, यह है अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। यह है वो सिक्स्थ वे जो अमीरों को अमीर रखता है जब बाकी सब डूब रहे होते हैं। इस चैप्टर का वेल्थ लेसन, अपॉर्चुनिटी हमेशा डिस्गाइज में आती है, क्राइसिस के कपड़े पहनकर, और जो डेट के साथ तैयार है वही उसे पहचानता है। द डार्क साइड ऑफ डेट, वो सच जो जानना जरूरी है। दोस्तों, अब तक हमने डेट के पॉजिटिव साइड को देखा। हमने देखा कि कैसे ये एक पावरफुल टूल है, कैसे अमीर लोग इसे वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर वेपन का एक डार्क साइड होता है, और मैं आपसे ऑनेस्ट रहूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको सिर्फ ग्लैमर दिखाया और रियलिटी छुपाई तो ये नॉलेज नहीं, डेंजर होगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिए। डार्क साइड नंबर 1, डेट का जाल। हर डेट एक कमिटमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऑब्लिगेशन है। जब तक आप डेट में हैं, आप कुछ हद तक उस बैंक के, उस लेंडर के, उस सिस्टम के गुलाम हैं। अगर इनकम रुक गई, डेट नहीं रुकेगा। अगर बिजनेस फेल हो गया, डेट नहीं माफ होगा। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई, डेट वही रहेगा। 2008 की क्राइसिस में लाखों अमेरिकन्स के घर बैंक ने ले लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवर लेवरेज्ड हो गए थे। उनकी इनकम से डेट रीपेमेंट कवर नहीं हो रही थी। इंडिया में भी हर साल हजारों लोग डेट ट्रैप में फंसते हैं। माइक्रो फाइनेंस लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन्स, ये सब बैड डेट है जो लोगों की जिंदगी तबाह करते हैं। डार्क साइड नंबर 2, इंटरेस्ट का बोझ। डेट फ्री नहीं आता, उसके साथ इंटरेस्ट आता है। अगर आपने 10 लाख रुपए 10% इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए लिया तो आप टोटल 23 लाख रुपए से ज्यादा चुकाएंगे, यानी 13 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट। इसीलिए डेट का इस्तेमाल सिर्फ तब करो जब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न इंटरेस्ट रेट से काफी ज्यादा हो। अगर लोन 10% इंटरेस्ट पर है और आपका इन्वेस्टमेंट 15% रिटर्न दे रहा है तो ये स्मार्ट है। अगर लोन 18% इंटरेस्ट पर है और इन्वेस्टमेंट 10% रिटर्न दे रहा है तो ये बर्बादी है। ये मैथ सिंपल है, लेकिन लोग इमोशनल हो जाते हैं और इस मैथ को भूल जाते हैं। डार्क साइड नंबर 3, ओवर लेवरेज का खतरा। कभी कभी अमीर लोग भी गलती करते हैं। वो इतना डेट ले लेते हैं कि अगर थोड़ा भी कुछ गलत हो तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इसे कहते हैं ओवर लेवरेज। रियल एस्टेट में ये बहुत कॉमन है। डेवलपर्स इतना डेट ले लेते हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट स्लो हो जाए तो चेन इफेक्ट पड़ता है और सब कुछ डूब जाता है। विजय माल्या का एग्जाम्पल याद है? किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए उन्होंने इतना डेट लिया कि इवेंचुअली सब कुछ कोलैप्स हो गया। एएफएस, डीएचएफएल, जेट एयरवेज, ये सब ओवर लेवरेज के विक्टिम्स हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हमेशा डेट टू इनकम रेशियो मेंटेन करते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि उनकी टोटल डेट उनकी इनकम के एक कंफर्टेबल मल्टीपल से ज्यादा न हो। डार्क साइड नंबर 4, साइकोलॉजिकल बर्डन। और ये शायद सबसे अंडररेटेड डार्क साइड है। डेट एक साइकोलॉजिकल वेट है। जब आप पर लोन है तो उसका प्रेशर हमेशा रहता है। हर रात सोने से पहले ईएमआई की याद आती है। हर अनएक्सपेक्टेड खर्च पर एंजाइटी होती है। ये स्ट्रेस आपकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। आप डेस्परेट डिसीजंस लेते हैं। आप रिस्क्स गलत वक्त पर लेते हैं। आप पैनिक में एसेट्स बेच देते हैं। इसीलिए अमीर लोग कहते हैं, सिर्फ उतना डेट लो जितना तुम इमोशनली हैंडल कर सको। फाइनेंशियल कैपेसिटी और इमोशनल कैपेसिटी दोनों जरूरी है। डार्क साइड नंबर 5, डिपेंडेंसी का खतरा। कुछ लोग डेट के आदी हो जाते हैं। वो हर काम के लिए लोन लेते हैं। एक लोन चुकाते नहीं कि दूसरा ले लेते हैं। ये साइकिल एक पॉइंट पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। डेट एक टूल है। टूल का इस्तेमाल होता है, एडिक्शन नहीं। जैसे फायर का इस्तेमाल खाना बनाने में होता है, लेकिन अगर आप हर चीज जलाने लगो तो घर ही जल जाएगा। तो फिर सही बैलेंस क्या है? अमीर लोग डेट लेने से पहले 3 सवाल पूछते हैं। पहला, क्या ये डेट किसी ऐसी चीज के लिए है जो मेरी इनकम बढ़ाएगी? दूसरा, क्या इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न लोन के इंटरेस्ट से काफी ज्यादा है? तीसरा, अगर वर्स्ट केस हो जाए और इनकम रुक जाए
तो मैं कितने महीने सर्वाइव कर सकता हूं? अगर पहले 2 का जवाब हाँ है और तीसरे का जवाब कम से कम 6 महीने है, तो डेट लेना रीजनेबल है। अगर नहीं तो रुकना समझदारी है। और ये जानना, यही है रियल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। महाअध्याय द माइंडसेट शिफ्ट, गरीब और अमीर की सोच का असली फर्क। दोस्तों, अब तक हमने 6 तरीके देखे, डार्क साइड भी देखी, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात बाकी है। वो जो 6 तरीके हैं वो सिर्फ टैक्टिक्स है, स्ट्रैटेजीज है, लेकिन उन टैक्टिक्स को अप्लाई करने के लिए एक फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। और वो माइंडसेट शिफ्ट है मनी के बारे में सोचने का तरीका। गरीब आदमी मनी को कैसे देखता है? वो मनी को एक स्केर्स रिसोर्स मानता है। उसे लगता है मनी लिमिटेड है, जितना है उसे बचाओ, खर्च मत करो, रिस्क मत लो। और इस डर से वो कभी रिस्क नहीं लेता, कभी इन्वेस्ट नहीं करता, कभी लेवरेज नहीं लेता और सारी जिंदगी उसी घेरे में घूमता रहता है। अमीर आदमी मनी को कैसे देखता है? वो मनी को एक टूल मानता है, एक सीड मानता है। उसे लगता है मनी अनलिमिटेड है, बस सही जगह प्लांट करनी है। वो रिस्क को अवॉइड नहीं करता, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो डेट से नहीं डरता, वो डेट को लेवरेज करता है। वो मनी को बचाता नहीं, वो मनी को मल्टीप्लाई करता है। और इसी माइंडसेट की वजह से 2 लोग एक जैसी सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट्स पाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे रॉबर्ट कियोस्की ने डिस्क्राइब किया है। वो कहते हैं ज्यादातर लोग रैट रेस में वो काम करते हैं पैसे के लिए, पैसे से बिल्स पे करते हैं, फिर और काम करते हैं। ये साइकिल कभी नहीं टूटती। अमीर लोग इस रैट रेस से निकलते हैं कैसे? एसेट्स बिल्ड करके। और एसेट्स बिल्ड करने के लिए उनका सबसे बड़ा टूल है अदर पीपल्स मनी, यानी डेट। ये सोचने का तरीका हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। स्कूल में हमें सिखाया जाता है अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब पाओ, सैलरी से घर चलाओ, ईएमआई भरो, रिटायर हो जाओ। ये जिंदगी बुरी नहीं है, लेकिन ये वेल्थ बिल्डिंग नहीं है। वेल्थ बिल्डिंग का रास्ता अलग है। पहला, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करो। दूसरा, इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाओ। तीसरा, एसेट्स एक्वायर करो। चौथा, डेट को स्मार्टली लेवरेज करो। पांचवा, टैक्स प्लानिंग करो। छठा, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देखो। ये 6 स्टेप्स वही हैं जो हमने इस पूरी वीडियो में सीखे हैं। रियल लाइफ कैरेक्टर्स, वो लोग जिन्होंने ये सच जिया। दोस्तों, थ्योरी सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जब आप रियल लोगों की रियल स्टोरी सुनते हैं तो इंस्पिरेशन कुछ और ही लेवल पर होती है। तो चलिए कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपनी जिंदगी बदली। स्टोरी 1, सैम ज़ेल, दी ग्रेव डांसर। सैम ज़ेल को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है। उनका निकनेम था दी ग्रेव डांसर। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज खरीदते थे जब प्रॉपर्टीज मर जाती थी, यानी ओनर्स बैंकरप्ट हो जाते थे, प्रॉपर्टीज अबैंडन हो जाती थी, तब जलाते थे और उन्हें सस्ते में खरीदते थे। और वो ये कैसे करते थे? डेट से। उनके पास बैंक्स के साथ प्री अरेंज्ड क्रेडिट लाइंस थी। जब भी कोई डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी मिलती, वो तुरंत लोन लेते, प्रॉपर्टी खरीदते, उसे रिनोवेट करते, वैल्यू बढ़ाते और फिर प्रीमियम पर बेचते। ये एग्जैक्टली वे नंबर 6 है जो हमने पढ़ा। सैम ज़ेल ने 2007 में अपनी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो $39 बिलियन में बेची। ये अमेरिका की लार्जेस्ट रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन थी उस समय। एक इंसान जो डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज ग्रेवयार्ड्स से उठाता था और उन्हें गोल्डन एसेट्स में बदलता था। स्टोरी 2, एक भारतीय बंदा जो 200 रुपए से करोड़पति बना। यह स्टोरी थोड़ी क्लोजर टू होम है। ध्रुव नाथ नाम के एक एंटरप्रेन्योर ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था बहुत कम रिसोर्सेज के साथ। उनके पास ना बड़ा कैपिटल था, ना बड़े कनेक्शंस, लेकिन उन्होंने एक काम किया। उन्होंने छोटे लोन्स लेकर रॉ मटेरियल्स खरीदे, उन मटेरियल्स से प्रोडक्ट्स बनाए, वो प्रोडक्ट्स बेचे, प्रॉफिट से लोन चुकाया, फिर बड़ा लोन लिया, बड़ा इन्वेंट्री, बड़ी सेल्स। ये साइकिल चलती रही। आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेस के ओनर है। ये स्टोरी अनयूजुअल नहीं है। इंडिया में हजारों ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने माइक्रो लोन्स, एमएसएमई लोन्स, बिजनेस क्रेडिट से अपना एम्पायर बनाया। स्टोरी 3, दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग डेट। एक यंग वुमन की स्टोरी है जो मुझे बहुत पसंद है।
प्रिया नाम की एक 28 साल की एटी प्रोफेशनल, 12 लाख रुपए सालाना सैलरी। उन्होंने पहले एक छोटा फ्लैट लोन पर लिया, 25 लाख रुपए का, 10 साल की EMI। 3 साल बाद उस फ्लैट की वैल्यू 35 लाख रुपए हो गई। उन्होंने उस फ्लैट को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में रखकर 20 लाख रुपए निकाले। उन 20 लाख रुपए से उन्होंने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट किया। वो प्रॉपर्टी किराए पर दी, किराए से EMI आती रही। 5 साल बाद उनके पास 2 प्रॉपर्टीज थी। टोटल वैल्यू 80 लाख रुपए, डेट 35 लाख रुपए, नेट वेल्थ 45 लाख रुपए प्लस मंथली रेंटल इनकम। ये सब कैसे शुरू हुआ? एक 25 लाख रुपए के लोन से। डेट ने उनकी वेल्थ को कंपाउंड किया। प्रैक्टिकल गाइड, आप कहां से शुरू करें? दोस्तों, अब तक आपने थियोरी और स्टोरीज दोनों सुनी, लेकिन अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, आप क्या करें? स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करें। सबसे पहले जाने आप कहां खड़े हैं। आपकी मंथली इनकम क्या है? आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या है? आपके पास कितना सेविंग्स है? आपका क्रेडिट स्कोर क्या है? आपके पास कोई एसेट्स है? ये अपना फाइनेंशियल स्नैपशॉट लेना है। बिना मैप के जर्नी नहीं होती। स्टेप 2, क्रेडिट स्कोर बनाएं। अगर आपने कभी लोन नहीं लिया तो बैंक्स आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्रेडिट स्कोर बनाने का सबसे आसान तरीका है, एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लें। हर महीने उसे यूज करें और पूरा पेमेंट करें, टाइम पर करें। 3 से 6 महीने में आपका क्रेडिट स्कोर बनने लगेगा। गुड क्रेडिट स्कोर वो पासपोर्ट है जो आपको अच्छी रेट्स पर डेट देता है। स्टेप 3, अपना पहला गुड डेट आइडेंटिफाई करें। क्या आपके शहर में कोई प्रॉपर्टी है जो रेंट यील्ड अच्छी दे? क्या कोई स्मॉल बिजनेस है जो प्रॉफिटेबल है और ओनर बेचना चाहता है? क्या कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहां एक्सपेक्टेड रिटर्न इंटरेस्ट रेट से काफी ज्यादा है? एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें, रिसर्च करें, नंबर्स वेरीफाई करें। स्टेप 4, स्टार्ट स्मॉल। पहली बार बड़ा रिस्क मत लो, छोटे लोन से शुरू करो। छोटी प्रॉपर्टी, छोटा इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस सीखो, कॉन्फिडेंस बनाओ, फिर स्केल करो। हर बड़ा इन्वेस्टर कहीं से तो शुरू करता है। स्टेप 5, फाइनेंशियल एजुकेशन कंटिन्यू करें। यह वीडियो एक शुरुआत है, एक स्पार्क है, लेकिन यह जर्नी यहां नहीं रुकती। रॉबर्ट क्योसाकी रिच डैड पुअर डैड पढ़े, मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़े, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम पढ़े, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेट्स टॉक मनी बाय मोनिका हलन पढ़े। जितना ज्यादा सीखोगे उतना बेटर डिसीजंस लोगे। दी फिलॉसफी ऑफ वेल्थ, वो गहरी सच्चाई जो सब कुछ बदल देती है। दोस्तों, हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ गए हैं और मैं चाहता हूं कि यहां कुछ ऐसा शेयर करूं जो नंबर्स और स्ट्रैटेजीज से परे है। वेल्थ के बारे में एक बहुत गहरी फिलोसॉफिकल ट्रूथ है और वो ये है, पैसा ओबीडियंट सर्वेंट है अगर आप उसके मास्टर हैं, और पैसा क्रूएल मास्टर है अगर आप उसके सर्वेंट हैं। ज्यादातर लोग पैसे के सर्वेंट हैं। वो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। पैसे की जरूरत उनकी डिसीजंस कंट्रोल करती है, पैसे की कमी उनकी ड्रीम्स को किल करती है। लेकिन जो लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं वो पैसे के मास्टर बन जाते हैं। वो पैसे को कमांड करते हैं, वो पैसे को डिप्लॉय करते हैं, वो पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। और डेट उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। जैसे एक स्किल्ड शेफ के हाथ में चाकू, एक सर्जन के हाथ में स्कैल्पल। चाकू अच्छा है या बुरा, ये इस पर डिपेंड करता है कि किसके हाथ में है। डेट अच्छा है या बुरा, ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन यूज कर रहा है और कैसे। और यही इस पूरी वीडियो का एसेंस है। डेट को फियर से नहीं, इंटेलिजेंस से देखो। चैप्टर समरीज अपने दिमाग में रिकॉर्ड करें। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। इन 6 तरीकों को अपने दिमाग में एंग्रेव कर लीजिए। पहला तरीका, कैश फ्लोइंग एसेट्स खरीदना। डेट लेकर ऐसी एसेट्स खरीदो जो इनकम जनरेट करें। वो इनकम डेट चुकाए और ऊपर से प्रॉफिट भी दे। दूसरा तरीका, लेवरेज का इस्तेमाल। डेट आपके रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करता है। सही एसेट्स में लेवरेज लगाने से छोटा कैपिटल बड़ा एम्पायर बनाता है। तीसरा तरीका, बिजनेसेस खरीदना। प्रॉफिटेबल बिजनेसेस को डेट से एक्वायर करो। बिजनेस की कैश फ्लो डेट चुकाए और ओनरशिप तुम्हारी हो। चौथा तरीका, टैक्स एडवांटेजेस। डेट लेने से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और डिडक्शंस मिलती है जो टैक्सेबल इनकम कम करती है। ये लीगल और स्मार्ट है। पांचवा तरीका, एसेट्स के बदले बोरोइंग।
एसेट्स बेचो मत, उन्हें कोलैटरल रखकर लोन लो। एसेट रहे, कैश मिले, टैक्स न लगे। छठा तरीका, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट क्रैश हो, जब दुनिया डरे, डेट लेकर डिस्काउंटेड एसेट्स खरीदो। यही जनरेशनल वेल्थ बनाने का सबसे पावरफुल मोमेंट है। और साथ में याद रखो डार्क साइड, डेट एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ओवर लेवरेज मत करो, बैड डेट से बचो, इमोशनल डिसीजंस मत लो और हमेशा वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहो। कंक्लूजन, वो दिन जब आपकी जिंदगी बदलेगी। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था एक सवाल। आपके मोहल्ले में वो इंसान जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, उसने किया क्या जो आपने नहीं किया? अब आपके पास जवाब है। उसने डेट को डिफरेंटली देखा, उसने डेट से नहीं डरा, उसने डेट को समझा, उसने डेट को यूज किया। लेकिन एक और सच्चाई है जो आज आपको जानी चाहिए। वो इंसान कोई जीनियस नहीं है, वो कोई एलियन नहीं है, उसके पास कोई स्पेशल जीन्स नहीं है। उसके पास सिर्फ ये नॉलेज थी जो आज आपके पास भी है। अंतर सिर्फ ये था कि उसे ये पहले पता चला। लेकिन आज इस मोमेंट में वो गैप खत्म हो गया। आपके पास वो नॉलेज है, वो फ्रेमवर्क है, वो माइंडसेट शिफ्ट है। अब सवाल ये नहीं है कि आप जानते हैं या नहीं, अब सवाल ये है आप करोगे या नहीं। क्योंकि नॉलेज प्लस एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। नॉलेज अलोन कुछ नहीं करती। वो किताब जो आपने खरीदी थी और कभी पढ़ी नहीं, उससे कुछ नहीं बदला। वो जिम मेंबरशिप जो आपने ली थी और कभी गए नहीं, उससे 1 ग्राम भी फैट नहीं घटा। वो कोर्स जो आपने ज्वाइन किया था और पूरा नहीं किया, उससे कोई स्किल नहीं आई। लेकिन जब नॉलेज एक्शन बन जाती है, तभी जिंदगी बदलती है। तो आज इस वीडियो के बाद एक छोटा सा कदम उठाइए। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का ऑडिट करिए, अपना क्रेडिट स्कोर चेक करिए, एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करिए, एक फाइनेंशियल बुक पढ़ना शुरू करिए। बस एक कदम, एक छोटा सा कदम, क्योंकि 1000 माइल्स की जर्नी भी एक कदम से ही शुरू होती है। हम उन किताबों की, उन आइडियाज की, उन सीक्रेट्स की बात करते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम बिलीव करते हैं कि नॉलेज सबसे बड़ी वेल्थ है और नॉलेज तभी वैल्यू देती है जब वो सही लोगों तक पहुंचे। आज आप यहां थे, इसका मतलब है आप उन लोगों में से हैं जो खुद को बेटर बनाना चाहते हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं। और यही क्वालिटी है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। तो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी तो इसे उस इंसान के साथ शेयर करिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद कोई दोस्त जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, शायद कोई फैमिली मेंबर जो डेट से डरता है, शायद कोई यंग पर्सन जो अभी करियर शुरू कर रहा है। एक क्लिक से आप उसकी जिंदगी में एक सीड प्लांट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर वीडियो एक नया चैप्टर है, एक नई नॉलेज है, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन है, दी फाइनल सिनेमैटिक लाइन। दोस्तों, दुनिया 2 तरह के लोगों में बनती है। वो जो डेट से डरते हैं और सारी जिंदगी उसी डर में जीते हैं, और वो जो डेट को समझते हैं और उसे अपना सबसे बड़ा वेपन बना लेते हैं। आज तक आप पहले ग्रुप में थे, लेकिन अब आपके पास वो ज्ञान है जो गरीबों को अमीर बनाता है, छोटों को बड़ा बनाता है और सपनों को हकीकत में बदलता है। सवाल सिर्फ ये है, क्या आप उस ज्ञान को सिर्फ सुनेंगे या उसे जिएंगे? फैसला आपका है, और जो फैसला आप आज करेंगे वो आने वाले 10 साल की कहानी लिखेगा, जहां हर किताब एक नई जिंदगी खोलती है।